हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किमिडीज मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आरआईएमसी 2025 के दिसंबर का जो पेपर आया था उसका प्रॉपर सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। सबसे रीसेंट एग्जाम है ये। 1.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है। क्लास 8th 7th के बच्चे इसको दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम ये शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जून 2025 का पेपर, दिसंबर 2024 एंड जून 2024 का पेपर भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो जून 2026 को जो आपका ये वाला पेपर आने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 4 पेपर तो आप एक्सटेंसिवली अच्छे से करके जाइए, बिकॉज इसी तरह से आपका पेपर आने वाला है। ऑल राइट। तो पहला क्वेश्चन जो दिसंबर 2025 में आया है वो है एचसीएफ रिलेटेड। एचसीएफ नॉर्मल नहीं है, फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 12x/48, 20/30, 28/42x दिया हुआ है। इसका एचसीएफ उन्होंने बता रखा है कि 1/6 है और आपको x की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखो, इसमें क्या है, सबसे पहला जो स्टेप आप करोगे वो है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि आई कैन सी दैट कि ये जो फ्रैक्शंस है ये प्रॉपर्ली सिंप्लीफाइड नहीं है। तो यहां से आप 12 के टेबल में कट जाएगा ये, तो x/4 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, और ये 14 के टेबल से छत कटेगा। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो ये आपके पास 3 फ्रैक्शन आ गए। अब अगर आपको इनका एचसीएफ निकालना है तो आप बोलोगे कि जो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस होता है वो होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका x 2 एंड 2, एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स में क्या आएगा 4 3 एंड 3x। तो इसमें देखो, अब आप x की वैल्यू पुट करोगे। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो एचसीएफ ऑफ 1 2 एंड 2 आपका 1 हो जाएगा, एंड एलसीएम ऑफ 4 3 3 आपका 12 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू 1/6। क्या ये 1/6 आ रही है? नहीं। x की वैल्यू आप 2 पुट करिए। 2 पुट करेंगे तो ये 2 2 2 का एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा, और एलसीएम 4 3 और ये 3x 6 हो जाएगा। 4 3 6 का एलसीएम आपका 12 होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/6 आएगा, जो कि हमें चाहिए। x की वैल्यू आप 3 रखिए। x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 3 2 2, तो एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा, सबको प्राइम है। और 4 3 9, 4 3 9 का जो आपका एलसीएम है वो आपका 36 आ जाएगा। क्या ये 1/6 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप x की वैल्यू 4 पुट करिए। 4 आप जब पुट करोगे तो 4 2 2, तो एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा, और 4 3 12 का आपका एलसीएम 12 आएगा, तो ये 1/6 आ जाएगा। आप x इक्वल टू 5 डाल के देखिए, 6 आपको समझ आ जाएगा। जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो और छोटी होती जाएगी और 1/6 तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे भी देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए। इट इज गिवन दैट द 5 डिजिट नंबर 74abc इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 11 एंड 7। तो अगर कोई नंबर 13 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो आप एलसीएम ऑफ 13 11 एंड 7 निकालिए। एलसीएम ऑफ 13 11 एंड 7, तो सब प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 इंटू 11 इंटू 7 हो जाएगा। तो 13 इंटू 11 तो 143 हो जाएगा, इंटू आप 7 करिए। 7 3 21 2 33 1000 बना। अब हमें पहुंचना है 74 ABC, यानी 74,000 तक पहुंचना है। अब वहां पर 1001 तो ऑलरेडी एलसीएम आ चुका है, यानी ये जो नंबर है ये 13 11 7 से डिविजिबल है। तो अगर मैं इसको इंटू 74 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 74074। वो जो इससे नियरेस्ट है बिल्कुल इसी के आसपास पहुंच गए हम, और यहीं तक हमें पहुंचना भी था। बस आपको इसको कंपेयर कर लेना है। ए की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, a² + b² + c² की वैल्यू निकालनी है। a² + b² + c², ये हो जाएगा आपका 0 + 49 + 16
जो कि हो जाता है आपके पास 65। तो बच्चों फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 3 अलग-अलग नंबर से एक नंबर पूछा गया है जो कि डिविजिबल है, तो फंडा ये है कि आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम आपका तीनों नंबर से डिवाइड होता है, एंड देन आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो 65 आ रहा है। इसका सॉल्यूशन आप देखिए, वो भी अच्छे से फ्रेम किया हुआ है। आपने एलसीएम निकाला, फिर इस फॉर्म में आपको लाने के लिए 1001 का मल्टीपल चाहिए जो कि इस रेंज में आ जाए, तो आपने इंटू 74 किया, 74074 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, ए की वैल्यू कंपेयर करके, बी की वैल्यू कंपेयर करके और सी की वैल्यू कंपेयर करके आपके पास आ जाएगी। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बच्चों का खेल है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको एक कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसका सम निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें आप ध्यान से देखो कि कुछ ना कुछ आपको पैटर्न मिल रहा है। क्या पैटर्न मिल रहा है? 15 को 1/3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। इसको मैं आपको दो तरीके से करके बता सकता हूँ। 35 को आप 1/5 इंटू 7 लिख सकते हो। 63 को आप 7 इंटू 9 प्लस 99 को 9 इंटू 11 प्लस, तो मतलब आप समझ रहे हो पैटर्न क्या है? तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 13 हो जाएगा। दो दो का डिफरेंस है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5 और 3 आ रहा है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है हमें इसका डिफरेंस बनाना चाहिए। तो डिफरेंस कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। तो मैं क्या 5 माइनस 3 लिख दूं ऊपर, तो 5 माइनस 3 तो 2 हो जाता है बच्चों। अब 2 मैंने एक्स्ट्रा ऊपर रखा है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी एक 2 लाना पड़ेगा। 3 इंटू 5। अब मैं ये चीज ना हर किसी में कर रहा हूं, इसलिए मैंने 1/2 बाहर ले लिया। कैसे देखो, अब अगली टर्म में मैं 7 माइनस 5 लिख सकता हूं, तो यहां पे भी 2 आएगा। ये 2 मैंने ऑलरेडी एक बाहर ब्रैकेट में रख लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ये चीज आप हर फ्रैक्शन के साथ करो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस को हम तोड़ देते हैं, जिससे हम जब उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको आप 11 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 11 लिख दीजिए, और इसको आप 13 माइनस 11 अपॉन 11 इंटू 30। बस, अब आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके आप तोड़ते जाइए। अब आप देखिए क्या आएगा। देखो, तोड़ोगे आप इसको तो 5/3 इंटू 5 आएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 1/3 आ जाएगा। माइनस 3/3 इंटू 5 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, सेम चीज अब हमें और फ्रैक्शंस के साथ करनी चाहिए। तो 7/5 इंटू 7 करोगे, 7 से 7 कैंसिल, तो 1/5 आ जाएगा। माइनस 5/5 इंटू 7 करोगे, 5 से 5 कैंसिल, 1/7 आ जाएगा। 9/7 इंटू 9 करोगे, 9 से 9 कैंसिल, 1/7 आ जाएगा। अब मैं ऐसे लिखते जाता हूं, तो अब आप समझ गए होगे हम क्या कर रहे हैं। और लास्ट टर्म हो जाएगी -11/11 इंटू 13, 11 से 11 कैंसिल, 1/13। अब आप बस देखते जाइए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे। आपके पास बस सिंपली बहुत इजी सा एक्सप्रेशन बन गया, 1/3 माइनस 1/13। अब 3 और 13 का एलसीएम तो आपको पता ही है, 39 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 13 माइनस 3, तो ये 10/2 इंटू 39, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो आंसर आपका 5/39। इजीली आप इसका निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप जहां-जहां पे जैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है, इसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ 1/5 कॉमन आ जाएगा, और फिर आप 3 और 7 लेके कर सकते हो। या फिर आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंबाइन करो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1/3 और या 1/9 है, यहाँ पे 1/3 कॉमन आ जाएगा, और फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो भी हो जाएगा, पर वो थोड़ा-सा लंबा होगा इस मेथड से। देखो, इसमें भी हमने सेम आपको अच्छे से सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे भी जाके अच्छे से रेफर कर सकते हो। बिकॉज़ ये जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी डाउनलोड करने के लिए, उसमें ये राइट अप नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंटेड सॉल्यूशन होगा। तो आप इस सॉल्यूशन को रेफर करिए, और कोई अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। आई विल बी डेफिनिटली हेल्पिंग यू आउट। ठीक है। In the figure below, the sum of 7 angles at the points of the star, तो इसकी फिगर नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, 7:6:5 है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, 1/a ये बता दिया है। तो देखो, कभी भी ऐसा आए तीन एक्सप्रेशन, इसको आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी को आप 7x मान लो, b प्लस सी को 6x मान लो, और c प्लस a को 5x मान लो।
किस तरीके से, जैसे हम करते हैं ना, लेट्स से A/B/C आपको दिया हुआ है, लेट्स से 1:2:3, तो अगर आपको A मानना है तो आप A को x मान लेते हो, B को 2x मान लेते हो और C को 3x मान के सॉल्व कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे हमें A B C की जगह A प्लस बी है, तो हमने A प्लस बी को 7x मान लिया, B प्लस C को 6x मान लिया और C प्लस A को 5x मान लिया। फंडा सेम है, कुछ भी अलग से नहीं कर रहे। जैसे रेशियो में ये टर्म इस टू ये टर्म इस टू ये टर्म 7 6 5 है, तो पहली टर्म को 7x मान लिया, दूसरी टर्म को 6x और थर्ड टर्म को 5x। बस अब आपको क्या करना है कि तीनों टर्म को ऐड करना है। क्यों मैं ऐड कर रहा हूं? बिकॉज मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है। अब मैं यहां पे ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा a प्लस बी, फिर b प्लस सी, फिर c प्लस ए, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा आपका 7x प्लस 6x प्लस 5x। अब आप यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आपको नजर आएगा, और ये आपका 7 6 13 5 18x हो जाएगा। अब फायदा क्या हुआ, यहाँ a प्लस बी प्लस सी बन गया और उसकी वैल्यू हमें पता है, तो 2 × 27 आप लिख सकते हो इक्वल्स टू 18x। तो 2 × 1 = 2 9, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब अगर x की वैल्यू 3 आ गई है, तो क्या करना है आपको, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लीजिए। a प्लस बी की वैल्यू 21 आएगी, b प्लस सी की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी, और c प्लस a की वैल्यू आपके पास 5 3 15 आ जाएगी। अब a प्लस बी 21 है और a प्लस बी प्लस सी 27 है, तो यहां से आप c की वैल्यू 6 निकाल सकते हो। बी प्लस सी की वैल्यू 18 है, तो ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, और सी प्लस ए 15 है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। अब 1/a 1/b 1/c निकालना है, तो 1/a कितना हो गया, 1/9 इज 2, 1/12 इज 2, 1/6 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करो, इन सबका एलसीएम क्या आ रहा है, 9 12 और इसका 6 का 36 आ रहा है, 36 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यानी जो रेशियो है आपका 4:3:6 में आंसर आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। तो इसमें यहाँ पे हमने a प्लस बी को 7k की फॉर्म में किया है, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें 7x ले लिया था। यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है, फिर एक एक करके a प्लस बी 21, c 6 आ जाएगा 9 ये, और फिर आप उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे 36 से, तो 436 आपके पास आंसर आना चाहिए। हमारा क्या आ रहा था, 436 ही आ रहा था। कोई गलती नहीं हुई है। देखो कभी कभी सॉल्यूशन लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है, बट आई विल ट्राई कि ऐसा कुछ ना हो वीडियो में। ऑल राइट, अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो। 3 वेरिएबल है, ठीक है, आपको पी क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी दे चुके हैं वो, और 1/1 प्लस पी प्लस 1/क्यू, क्यू की पावर -1 बेसिकली 1/क्यू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम यहां से क्या करते हैं, आर की वैल्यू 1/pq में कर लेते हैं। देखो जितने कम वेरिएबल होंगे उतना आसान होगा। हमें देखो प्रॉब्लम को क्या करना है, उस डायरेक्शन में जाना है जहां पे सॉल्व करना इजी हो जाए। और सॉल्व करना इजी कब होगा, 3 वेरिएबल में सॉल्व करना आसान होगा या 2 वेरिएबल में? ऑब्वियसली 2 वेरिएबल में। और हमें रिलेशन पता है तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हम आर को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आर को अगर हम एलिमिनेट करेंगे, क्या होगा देखो, तो ये आ गया आपका 1/1 प्लस, ये आ गया, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो 1 + q प्लस 1/r की वैल्यू आपके पास पी क्यू आ जाएगी, प्लस 1/1 प्लस आर की वैल्यू 1/pq लिखनी है यहाँ पे हमें, प्लस 1/p। इस वाली टर्म को भी 1/q कर देते हैं। अब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें q ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बनेगा आपका q प्लस p प्लस 1 प्लस, यहाँ पे तो आपका यही रह जाएगा, ये पी क्यू आ जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये पी क्यू प्लस 1 होगा, ये आपका 1 + q + pq आएगा ही आएगा, और यहाँ पे आपका पी क्यू एलसीएम आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा पी क्यू, और ये हो जाएगा आपका 1, ये बेसिकली पी क्यू होगी पहली टर्म, पी क्यू प्लस 1 प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो, सब में जो एलसीएम है वो सेम है, तो आपको बस न्यूमरेटर ऐड कर देना है, क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू अपॉन क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू। अब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, आंसर आपका 1 आ गया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि इसमें 1/q, इसमें 1/r, इसमें 1/p, लेकिन अगर आप 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में स्विच करोगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। इसका सॉल्यूशन एक बार आप देख लीजिए, ठीक है।
ये पीडीएफ मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपके पास एक 150 लीटर्स का सॉल्यूशन है, उसमें 60% मिल्क है। 60% मिल्क है मतलब 150 का 60% आपको निकालना पड़ेगा, विच इज 90 लीटर्स। 90 लीटर आपके पास मिल्क आ गया, और जो वाटर है वो बचा हुआ है, यानी 60 लीटर आपके पास वाटर आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द सॉल्यूशन सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 50% वाटर। अभी जो वाटर है वो 40% है। अब इसमें अगर हम थोड़ा पानी और डाल देंगे तो वाटर का परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो हमें 40% वाटर से 50% वाटर जाना है। तो लेट से हमने एक्स अमाउंट, एक्स लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया। एक्स लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया तो हमारे पास न्यू वाटर वॉल्यूम कितना हो गया? न्यू वाटर वॉल्यूम आपका 60 प्लस एक्स हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 150 ऑलरेडी था, उसमें हमने पानी एक्स ऐड कर दिया। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करिए। कितना परसेंटेज चाहिए हमें? 50, तो इक्वल टू 50 कर दीजिए। तो 50 बन जाए 50, 50 टू ज़ा, तो ये आपका 120 प्लस 2x इक्वल्स टू 150 प्लस x हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू आप निकालोगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें 30 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर देना चाहिए अपने सॉल्यूशन में, सो दैट ओवरऑल वाटर परसेंटेज 50 तक पहुंच जाए 40 से। पहले 40% था वाटर, 40% वाटर कितना था वॉल्यूम वाइज? 60 लीटर था। ओवरऑल 150 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन था, 90 लीटर मिल्क था। हमने उसमें पानी डाला तो मिल्क का देखो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो हमारा 150, जो ओवरऑल लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन था वो 150 प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज एक्स लीटर ऑफ वाटर हमने उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो, सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है। तो 30 लीटर आपका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है जो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन है वो 5% से इंक्रीज होती है। जो पॉपुलेशन अभी है वो 18,522 है। वो पूछ रहे हैं कि पिछले साल क्या पॉपुलेशन थी। तो मान लेते हैं पिछले साल एक्स पॉपुलेशन थी, और वो 5% से बढ़ के कितनी हो गई है? 18,522। ठीक है, तो अगर x 5% से बड़ा है तो मैं इसको x इंटू 105 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे न्यू इंक्रीज पॉपुलेशन मिल जाएगी। अज्यूम करो कि 100 मेंबर पॉपुलेशन थी और वो 5% से बढ़ गई, तो मेरी नई पॉपुलेशन ज्यादा आएगी, 105 आ जाएगी। कैसे निकाला 105 हमने? जो ओल्ड पॉपुलेशन है इंटू, अब 5% बढ़ रही है तो 105 अपॉन 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक्स था वो 5% से बढ़ रहा है, तो एक्स को 105 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया तो नई पॉपुलेशन आ जाएगी, जो विच इज एन इंक्रीज पॉपुलेशन बच्चों। बस अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 520 यहाँ पे आएगा, तो 18522 इंटू 20 अपॉन 20 बनाओ कर, 3 से काटो, 7 से चेक करो, 7 8 56, 50 2, तो ये आपका 4161760 आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स, बाप रे। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, पहले पॉपुलेशन अज्यूम कर लेनी है, फिर आपको अपना फॉर्मूला, फिर उसको सॉल्व, प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है, और फाइनली आप अपना आंसर बॉक्स में लिख लेना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। पाइप ABC कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर, 40 आवर, 60 आवर्स। Pipe ABC are opened at 7 a.m., 8 a.m., 10 a.m. respectively on the same day. When will the tank be full? ठीक है, तो A 30 आवर्स ले रहा है, B 40, C 60। तो ये 1 घंटे में, 1 आवर में कितना पोर्शन फिल करेगा? ये 1/30 फिल कर देगा, ये 1/40 कर देगा, और ये 1/60 कर देगा। मान लेते हैं कि हमारा जो टाइमर है वो 7 बजे शुरू हो गया, तो हम A को रेफरेंस मान रहे हैं। ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा हूं कि 7 बजे से T आवर्स, लेट T आवर्स फ्रॉम 7 a.m. be taken by pipes
टू फिल द टैंक? तो ए ने कितना टाइम लिया फिल करने के लिए? टी। अब बी का देखो, बी कितने बजे ओपन हुआ? 8 बजे, तो बी को टाइम 1 घंटा कम मिला होगा। और सी ओपन हुआ 10 AM, तो सी को 3 घंटा कम मिला है। तो आप मुझे बताओ, ए 3 घंटा टी आवर्स चला है, तो हाउ मच पोर्शन ऑफ द टैंक वॉज फिल्ड बाय ए? तो आप क्या करोगे? T/30 कर दोगे, प्लस बी कितने घंटे चला है? T-1 इंटू पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 आवर, तो वो 1/40 है, तो इंटू 1/40 कर दो, प्लस T-3/60 आप करोगे, तो ये 1 के इक्वल करना है। इसका मतलब ओवरऑल फुल जो आपका टैंक है वो फुल हो गया। अब 30, 40, 60 का जो एलसीएम है वो आपका 120 हो जाएगा, तो ये 4T हो जाएगा, ये 3T-3 आ जाएगा, और ये आपका 2T-6 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। अब इसको आप उधर ले जाओ, तो ये आपका 90-9 इक्वल्स टू 129। तो यहाँ से आपकी टी की वैल्यू 120 आएगा, तो 90 की वैल्यू आपके 129, यानी 129/9। 3 से काट देते हैं, 43/3, तो 14 1/3 आवर्स। तो जो आपका आंसर होगा वो 7 बजे से 14 1/3 आवर्स आप ऐड कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 7 में 14 अगर आप ऐड करो, तो 7 में 12 ऐड कर दो, तो शाम के 7 बज जाएंगे, फिर 2 घंटा और ऐड करो तो 9 बजेंगे, तो 9 बज के 1/3 आवर्स कितना होता है? 20 मिनट्स। तो आंसर आपका 9:20 PM आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए एक बार। तो पाइप ए का दे रखा है, बी का, यानी वी नो द पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड, ये हमने डिस्कस किया था। तीन इन्होंने कैसे किया, एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए। आंसर विल कम आउट टू बी द सेम, जस्ट द रेफरेंस पॉइंट माइट बी डिफरेंट। ठीक है, 9:20 इज द करेक्ट आंसर। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, तो आप ए ले लो, A+1 ले लो, A+2 ले लो, A+3, A+4। इनका जो एवरेज है वो क्या है? आपको x दिया है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम करके डिवाइड कर दो 5 से, x आ जाएगा, यानी A+1+A+2 A+3 A+4 इक्वल्स टू 5x। तो 5A+3 3 6 + 4 10, 5x के बराबर है। यानी 5A की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 5x-10, और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x-2। कुछ इस तरीके से आपके पास है ये वैल्यू, a x-2 आ गया, या x बोलो आप a+2 आ गया, दोनों रिलेशन लिख के रखो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू इंटीजर हमने इंक्लूड कर दिया, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? तो अब बड़ी बड़ी दो वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो एवरेज बढ़ेगा। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 7 नंबर्स निकालते हैं फिर। तो उसमें आप क्या करोगे? A+1 A+2 A+3 A+4 तक तो हमने करा हुआ ही था। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप A+5 और A+6 भी ले लो, तो 60 टर्म हो जाएंगी, तो आप अपॉन 7 कर दो। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही आ जाएगा, और 1+2 3+3 6+4 10+15, और ये 6 21/7। तो इसको सिंप्लीफाई किया आपने, तो ये A+3 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो एवरेज था वो A+2 था, A+2 से एवरेज इंक्रीज होके कितना बन गया? A+3। तो एवरेज आपका कितना बढ़ा? A+2 से A+3 हो, यानी एवरेज आपका 1 यूनिट से बढ़ गया ना, तो यानी आंसर आपका 1 आ जाएगा। यही पूछा है उसने कि हाउ मच विल द एवरेज बी इंक्रीज्ड। तो आपने पहले 5 टर्म का एवरेज निकाला, वहां से ए और एक्स में रिलेशन निकाल लिया, तो आपका जो एक्स की वैल्यू, एवरेज की वैल्यू, वो A+2 आ गई। फिर आपने 7 टर्म का एवरेज निकाला, वहां से आपके एवरेज की वैल्यू A+3 आ गई। अब वो पूछ रहा है कि एवरेज कितना बढ़ा? A+2 से A+3 हुआ, यानी एवरेज 1 यूनिट से इंक्रीज हो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ A+1 A+2 हमने n लिया है, और इसको आपने x के बराबर कर दिया, तो xn+2 आ जाएगा। न्यू एवरेज आपका x+1 आ गया। तो पहले एवरेज x था,
फिर अब x+1 आ गया, तो यानी एवरेज कितना बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। ऑल राइट। Neera needs circular disc of radius 2 centimeter each. She has a chart paper of length 17 centimeter and breadth 21 centimeter. How many maximum discs can she cut out from it? Also find the combined. ठीक है, तो देखो इसमें पहले आप एक रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल बनाया हमने, लेट्स से ये जो है आपका, ये 17 है और ये 21। अब आप मुझे बताओ, ये डायमेंशन 17 है, राइट? तो इस डायरेक्शन में हम कितने सर्कुलर डिस्क कट कर सकते हैं? 2 सेंटीमीटर का है, डायमीटर आपका 4 हो जाएगा, तो यहां से आप ये 4 कवर कर लिया। मैक्सिमम हम 4 बना सकते हैं, क्योंकि 16 तक, और यहाँ पे कुछ स्पेस बच जाएगा, यहाँ पे कुछ स्पेस बच जाएगा आपका। तो ये 4 बन गए। अब ये तो आपके एक रो में 4 बन गए। अब कॉलम कितने बनेंगे? तो यहाँ पे आप एक बना सकते हो, तो 4 और 4 8 कवर हो गई, 12 16 और 20। तो 5 आप इस तरफ बना सकते हो, 4 आप रो में बना सकते हो, तो टोटल आप 4 × 5 टोटल डिस्क बना सकते हो। तो यानी 20 डिस्क आप बना सकते हो। तो आपने पहले क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में आपको रेडियस 2 सेंटीमीटर के सर्कुलर डिस्क काटनी है, राइट? तो आपने यहाँ पे एक 4 डायमीटर का, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होएगा वो 4 होगा, फिर नीचे 4 4 4 और ये मेरा 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कट नहीं पाएगा, विल नीड अ 4 बट दैट विल नॉट हैव इनफ मटेरियल टू कट। तो यानी अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो 4 डिस्क कट रही हैं, और एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो 5 डिस्क कट रही हैं। तो ओवरऑल जब आप ये सारे बनाओगे तो 20 डिस्क आपकी कट कटेगी, ओवरऑल 20 डिस्क कट जाएंगे। अब उसने टोटल बोला है कि टोटल एरिया डिस्क की क्या होगी। पहले तो 20, ये आंसर आ गया। एरिया ऑफ वन डिस्क आप निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर करके। तो एरिया ऑफ वन डिस्क कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14, आर आपको दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4, तो 12.56 आपके पास एक डिस्क का आ गया। इनटू आप 20 कर दो, तो टोटल एरिया ऑफ 20 डिस्क कितना हो जाएगा, 20 × 12.56। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक बार आप यहाँ पे देख लो। उन्होंने ये बोला है कि डायमीटर दे रखा है 4, अलोंग आप लेंथ निकाल लो, ब्रेड्थ निकाल लो, और कितने डिस्क आ रहे हैं एक एक तरफ, और फिर उनको आप मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल डिस्क आ जाएंगी। एक एरिया आपने निकाल लिया डिस्क का, फिर 20 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर अच्छे से आ जाए। आई होप बच्चों आपको इस तरीके से सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं। मैं भी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ क्वेश्चन, फिर उसका एक प्रॉपर प्रिंटेड सॉल्यूशन आपको मिल जा रहा है। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे आप बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। अब पर्सन से, अब देखो इसमें सब कुछ परसेंटेज में है, परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को एक्स की जगह आप 100 लेके करोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सन से 30% ऑफ इनकम, मान लेते हैं कि उसकी इनकम 100 है, उस 100 में से उसने 30% बचा लिया, यानी 30 रुपीज उसकी सेविंग्स हो गई। अगर उसने 30 रुपए बचाए तो 70 रुपए उसने खर्च करे होंगे। अब उसने क्या कहा कि सैलरी जो है वो 20% से बढ़ गई। अगर सैलरी 20% से बढ़ गई तो ये 120 हो गया, और जो सेविंग है वो 20% से उसने कम कर दी, तो सेविंग 20% से आप घटा दो तो 80% ही बचेंगी, तो 80% ऑफ 30 इज 24, यानी न्यू सेविंग्स आर 24, ये आपकी सेविंग्स हो गई। तो एक्सपेंसेस आपके कितने हुए होंगे, 96। अब उसने बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंस बताओ, तो पहले आपके 70 रुपीज खर्चा होता था, अब आपका 96 रुपीज खर्चा है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? तो आप वैल्यू वाइज देखो, पहले तो 26 इंक्रीज हुआ है, पॉन बेस कितना है 70 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंस आ जाएगा।
तो 260 अपॉन 7 यानी 7 3 सा 21, 50, 7 7 सा 49, 1/7 इतना परसेंटेज आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं एक बार। प्रिंटेड जो है इसमें इनकम 100 मान ली है, सेविंग 30, एक्सपेंडिचर 70, न्यू इनकम 120, न्यू सेविंग 24, न्यू एक्सपेंडिचर 76, सॉरी 96। अब आपको 70 और 96 को रिलेट करना है और परसेंटेज चेंज आपको आ जाएगा। तो 260/7 को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये 37.14 और इस तरीके से आप लिख लो, दोनों इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 11 टू द पावर 11। ठीक है, तो देखो ये टाइप के जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करना है, क्योंकि 11 की पावर 11 अगर आप निकालने जाओगे तो आप पहली बात तो इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना ही नहीं, यानी सॉल्यूशन में कुछ ऐसी ट्रिक लगेगी जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा आपको आए आप अटेम्प्ट करना शुरू करो, छोड़ो मत, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट। पहला प्राइम नंबर क्या होगा 1 इंटू, दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा 2 इंटू 3 5 7 11 13। आप पहले दो चार प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो, यहां तक भी मत जाओ, लेट से आप 7 तक ही चले जाओ। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 6 30 210 हो जाएगा इसका। तो अब मुझे एक चीज दिख रही है कि मेरे लास्ट डिजिट तो जीरो आ गई। अब मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 210 को 11 से भी मल्टीप्लाई करता हूं 2310, ये जीरो तो रहने ही वाला है और एक ही जीरो रहेगा, बिकॉज एक 2 और एक 5 ही आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर और किसी में भी ना कोई इवन होगा ना ही वो 5 का मल्टीपल होगा। समझ आ रही है? यानी यूनिट डिजिट तो आपका जीरो आएगा ही आएगा, 10th डिजिट जीरो कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज टू गेट अ जीरो इन द यूनिट डिजिट वी नीड अ 2 and 5 एंड वी हैव अ 2 and a 5। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना था। कोई 11 की पावर 11 हो या 11 की पावर 11 हो या 1111 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज योर आंसर लाइज इन द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का कैलकुलेशन को समझ के। अगर आपको आ गया, नहीं तो अगर क्लिक नहीं किया तो ये क्वेश्चन आप छोड़ो, क्योंकि इतनी मेहनत वाला क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये जो डिफिकल्ट जितने ज्यादा लग रहे हैं ना क्वेश्चन, उतने आसान होते हैं। इसका सॉल्यूशन प्रॉपर आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर पॉपुलरली नोन एज टैक्सी कैब नंबर। तो देखो टैक्सी कैब नंबर ये रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम गेव दिस नंबर व्हेन जीएच हार्डी वेंट टू विजिट हिम इन द हॉस्पिटल। ठीक है, सो ही कैजुअली आस्क्ड रामानुजम कि भाई आई केम विद अ कैब हुज नंबर वाज 1729 एंड हार्डी उससे पूछता है कि डू यू थिंक दैट दिस नंबर इज स्पेशल और समथिंग लाइक दैट, और इट्स अ बैड ओमेन एक्चुअली ही सेड। तो उसने कहा कि नहीं, इट्स अ वेरी स्पेशल नंबर बिकॉज इट्स अ लीस्ट नंबर which can be represented as sum of cube of two numbers। For example, आप इसको लिख सकते हो 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, तो ये कितना होता है 729 प्लस 1000, 1729 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब करो तो ये 1728 प्लस 1, तो ये 1729 आ जाएगा। अब रामानुजम ने कैसे एकदम से ये बता दिया कि यही दो तरीके से आ सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है 1729 का, दैट वाज वेरी स्पेशल। ठीक है, इसीलिए इस नंबर को टैक्सी कैब नंबर बोला जाता है, बिकॉज व्हेन जीएच हार्डी केम टू विजिट रामानुजम ही केम विद अ कैब हुज नंबर वाज 1729। ठीक है, ये हो गया। अब 22/7 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो 22/7 तो p बाय q की फॉर्म में है और q जीरो नहीं है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पाई है वो 22/7 के बराबर होता है। ये गलत सोच है। पाई एक इरेशनल नंबर है, जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो होता है। और ये इरेशनल नंबर आप किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट से आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। लेकिन टू सॉल्व क्वेश्चन, अब देखो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने, एरिया निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो हमें पाई की कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए होगी। हर बार हम 3.1415 सब लिखते तो नहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने उसको एक फ्रैक्शन के अप्रोक्सीमेट एक ले लिया 22/7। और जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन जहां पे पाई की वैल्यू लेनी होती है, तो हम इतना बड़ा लंबा चौड़ा डेसिमल में लेने की जगह हम 22/7 रेफर करते हैं। बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज एन इरेशनल नंबर और 22/7 इज अ रैशनल नंबर। और एक चीज और, 22/7 की जो वैल्यू होती है वो पाई से बड़ी होती है।
बहुत सारे ओलंपियाड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पाई और 22/7 को आप कंपेयर करो, तो 22/7 का जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालोगे तो वो पाई से बड़ा आता है। ऑलराइट, तो व्हाट इज द शेप ऑफ बेस ऑफ पिरामिड? तो पिरामिड नीचे बेस कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, तो इट्स अ पॉलीगन। व्हाट इज द परफेक्ट नंबर? बहुत इजी है ये, आपने कहीं ना 6 क्लास 7 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इट्स डिवाइजर। डिस्टिंक्ट डिवाइजर मतलब उसमें वो नंबर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 की बात करूं, तो 3 का जो डिवाइजर होगा वो 1 होगा और कोई नहीं होगा। तो क्या मैं डिवाइजर के सम से 3 पहुंच सकता हूं? नहीं। 4 का अगर आप देखोगे तो 1 होगा 2 होगा, तो क्या 1 + 2 4 के बराबर है? नहीं। 5 भी नहीं है। 6 का देख करो, 1 + 2 + 3 आ रहा है क्या? हाँ, तो ये एक परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? इजी है आई गेस। इसमें आपको सारे नेचुरल नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका आपको एलसीएम निकालना है। ये तो आई थिंक आप निकाल सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी लेंदी थिंग टू एग्जीक्यूट, बट इजी थिंग। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्यूशन में रेफर कर सकते हो। तो ये आपका हार्डी रामानुजम होता है, जिसको हम TA(2) से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्यूब ऑफ 2 नंबर्स। रेशनल ले रहे हैं, 22/7 रेशनल हो गया, तो ये आपका आंसर पॉलीगन होना चाहिए। परफेक्ट नंबर प्रॉपर डिवाइजर्स का सम तो 28 का भी होता है, ओके। और फिर आप इसका वो निकाल सकते हो एलसीएम, तो ये 2520 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50% हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, फटाफट से आगे भी बढ़ते हैं। तो 2 की पावर 2x + 3, तो देखो कभी भी ऐसे 2 की पावर x, यहाँ पे भी 2 की पावर x ही है। अगर आप ध्यान से देखो, 2 की पावर 2x + 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 2 की पावर 2x और 2 की पावर x का स्क्वायर लिख दो, 2 की पावर 3 को 8 लिख दो। अब मुझे देखो क्वेश्चन में 2 की पावर x x दिख रहा है, तो उसको कुछ इजी करने के लिए y मान लो। तो ये आपका क्या हो गया? y² इंटू 8 हो गया। अब इसको रीराइट लिख दो, रीराइट करते हैं अगर, तो 8y² - 9y + 1 = 0 आ जाएगा। इसको फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिख लो, तो 8y² - 8y - y + 1 = 0। तो यहाँ 8y कॉमन आ जाएगा, y - 1 -1 कॉमन, y - 1। तो यहाँ से आपके पास y - 1 कॉमन आएगा, 8y - 1 = 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1/8 आ जाएगी। और y हमारा क्या था? 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 आ गई, या फिर 2 की पावर x की वैल्यू 1/8 आ गई। यहाँ से इसको आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो, यानी x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। और यहाँ से आपके पास 2 की पावर x को 2 की पावर -3 लिख देंगे, तो x की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। यानी दो आंसर है, 0 और -3। चेक भी कर लेना, x की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 की पावर 3 8 -9 + 1, तो आपका 0 आ गया। -3 आप पुट करो तो -6 + 3 -3, और -9 2 की पावर 3। चेक कर लेना कि ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, बिफोर यू रिपोर्ट। तो आंसर आपके 0 और -3 आ जा। ओके, a man was engaged as a typist for the month this he was paid 500 rupees per day for every day he works, and ₹100 is deducted for the day he remained absent। जिस दिन वो नहीं आया 100 रुपीज काट लिए गए हैं। ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ है बट कट भी गया है। जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर आप किसी दिन नहीं जा रहे हो तो एलओपी हो जाता है, लीव विदाउट पे, सॉरी, लीव विदाउट पे। तो ही रिसीव 9100 एज अ सैलरी फॉर द मंथ। तो आपको पूछा है कि कितने दिन उसने वर्क किया। तो February 2009 में कितने दिन हुए होंगे? लीप ईयर तो नहीं है, 28 ही होंगे। 28 में से मान लेते हैं कि एक्स दिन उसने काम किया, ही वॉज प्रेजेंट फॉर एक्स डेज। तो कितने दिन वो छुट्टी पे होगा? 28 - x। जिस दिन उसने काम किया तो 500 रुपए एक दिन का मिला, तो x दिन का कितना मिला होगा? 500x। 28 - x दिन वो छुट्टी पे रहा, एक दिन का कटा 100 रुपए, तो 28 - x दिन का कितना कटा? 28 - x। तो ओवरऑल उसको कितना मिला? 98। इक्वेशन बना लो, 500x माइनस 28 - x इंटू 100 = 9100। अब देखो 100 100 100 तो काट सकते हैं, तो ये आपका 5x - 28 + x
इक्वल्स टू 91 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 6x इक्वल्स टू 119 आ जाएगा शायद। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 119/6 आ जाएगी। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन में 28 लेके बोला है कि गलत, मतलब एक इंटीजर नहीं आएगा, तो 29 करके सॉल्व कर दिया है। पर आपको 28 करके ही करना है, बिकॉज स्कूल का एनसीईआरटी का क्लास 8 का प्रॉब्लम है ये। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपका लीप ईयर लिया हुआ है, तो उससे आपका जो इसमें नंबर ऑफ डेज आते हैं वो एक प्रॉपर इंटीजर आ जाता है, और इंटीजर ही आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन एज अ टाइपो 2009 की जगह 2008 होना चाहिए, तो वो 29 से सॉल्व करके अच्छा नंबर आता है। बिकॉज दिन तो देखो इंटीजर में ही होंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं वो किसी दिन वो कुछ फ्रैक्शन आया और कुछ फ्रैक्शन, मतलब आधे दिन के लिए आया, आधे दिन छुट्टी, ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। उसका केस भी अलग लेना पड़ेगा, कितने घंटे उसने काम करा, उसका कितना 500 रुपए की जगह 250 मिला या 300 मिला, क्या मिला, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2009 की जगह 2008 होना चाहिए। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 8 एनसीईआरटी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 8 men can dig a field in 14 days, working 6 hours. How many days can the same 8 men dig the same field, working 8 hours a day? देखो 8 मैन ने ही पहले ये किया और 8 मैन ही ये कर रहे हैं, तो मैन का तो फंडा ही खत्म है। आप इसको यूनिटरी मेथड से कर अप्रोच कर सकते हो, राइट। 14 दिन उन्होंने काम किया, एवरीडे 6 आवर्स, तो मैन आवर्स कितने हो गए? हाउ मेनी मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क? तो 14, या डे आवर्स लिख देते हैं उसको, ओवरऑल। मैन तो 8 ही है, तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो आपका 14 × 6, 84 आवर्स। सेम आपने क्या किया, अब 8 आवर्स अ डे काम कर रहे हो। पहले एक दिन में 6 घंटे कर रहे थे, अब एक दिन में 8 घंटे कर रहे हो। तो यानी अब नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि डी डेज लगे, तो यहाँ से मैन आवर्स कितने आ जाएंगे आपके पास, डे आवर्स बोलो या आवर्स बोल लो, तो 8 डी आ जाएगा, तो वो इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो 84 = 8 डी आप करोगे, तो यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास 84/8, तो यानी 10.5 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाए। इजी क्वेश्चन था, इसमें तो मैन ही बराबर कर दिए उन्होंने, तो आपके जितने दिन और जितने घंटे काम करें, तो एक दिन में 6 घंटे कर रहे हैं, तो 14 दिन में 84 आवर्स कंप्लीट करेंगे, तो 84 आवर्स का काम है बेसिकली वो 8 मैन के लिए। सेम 8 मैन अब 8 आवर्स अ डे कर रहे हैं, तो एक दिन में अब 8 घंटे, डी डेज में 8 डी करेंगे, तो 8 डी आपका 84 के बराबर आ जाना चाहिए, वहां से आपका डी 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर 10.5। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, इजी क्वेश्चन है। इसने बोला एक व्हील है कार का, उसका जो डायमीटर है वो 70 है, रेडियस आपको 35 दे दिया बेसिकली। अब वो कह रहा है कि कितने रेवोल्यूशन कार के जो ये व्हील करेगा, जिससे वो ओवरऑल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, 77 किलोमीटर। तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब एक व्हील एक रेवोल्यूशन कवर करेगा, लेट्स से ये आपका पॉइंट ए है, और ये पूरा ऐसे ऐसे घूम के यहाँ तक आ जाएगा, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका 2πr होगा। क्यों 2πr होगा? क्योंकि आपका जो कांटेक्ट है वो सरकमफेरेंस ग्राउंड से कांटेक्ट है। जब आपका व्हील मूव कर रहा है, तो आपका सरफेस के इक्विवेलेंट जितनी लेंथ है उतनी कवर हो जा रही है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो आपका सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही तो आपका रोल कर रहा है ग्राउंड पर। तो जब एक पूरा वो चक्कर घूम जाएगा, तो यानी पूरा एक सरकमफेरेंस कवर हो जाएगा, तो यानी एक रेवोल्यूशन में 2πr कवर होता है। तो हमें बस इतना निकालना है कि 77 किलोमीटर में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2πr में एक रेवोल्यूशन है, राइट। तो 2πr की वैल्यू निकाल लेते, तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है, 35 सेंटीमीटर। इसमें एक रेवोल्यूशन है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो एक रेवोल्यूशन हम बोल सकते हैं हो गया। तो सिंप्लीफाई कर लो, 220 सेंटीमीटर उसने कवर किया
तो एक रेवोल्यूशन हमारा हो गया। अगर वो 1 सेंटीमीटर कवर करेगा तो कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे? 1/220 रेवोल्यूशंस। और हमें ट्रैवल कितना करना है? 77 किलोमीटर। तो 77 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 77,000 मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 77,000 इंटू 100 सेंटीमीटर आपके पास डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 77, 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर आपको कवर करना है। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, 220 से डिवाइड कर दो, तो 11 2 7, 1 2 3 4 35, 1 2 3। तो यानी आपके जो रेवोल्यूशन आएंगे वो 35,000 आ जाए। फंडा क्लियर है? एक बार पूरा रेवोल्यूशन हो जाएगा तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो 2 πr के बराबर है, राइट। और फिर आपको बोला है कि 77,000 मीटर में कितने ऐसे रेवोल्यूशन कार को करने पड़ेंगे, तो वो आपका 35,000। इसका आप सॉल्यूशन प्रॉपर्ली यहाँ देख सकते हो। इतने हमने यहाँ पे लिया है, टोटल 77,000। इसमें हमने मीटर में कन्वर्ट करके किया हुआ है, वहां से भी आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप किलोमीटर में करो, मीटर में करो, सेंटीमीटर में करो, बट जो यूनिट है अक्रॉस वो आपको सेम रखनी है। चाहे सेंटीमीटर में सब कुछ सेंटीमीटर में करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मीटर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट। Ajay and Vijay together can erect a shed in 12 days. Ajay can alone do it in 20 days. How much time would Vijay alone take to do the same work? तो मान लेते हैं कि अजय का तो 20 डेज दे रखा है वर्क। विजय का मान लेते हैं कि एक्स डेज में वो करता है। दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में। तो एक दिन में अगर अजय करता है तो कितना पोर्शन कंप्लीट करता है? 1/20। विजय 1 डे में कितना करता है? 1/x पोर्शन। और 12 डेज दे रखा है, टोटल वर्क हो रहा है, तो एक दिन में कितना पोर्शन हो रहा है? 1/12 हो रहा है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि कितना आसान है ये। तो आई थिंक टाइम एंड वर्क चैप्टर में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हम यही यही करते हैं। सिंपल यही क्वेश्चन आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, लेट अजय टेक एक्स नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो फिर आप इक्वेशन बना लोगे दैट अजय एंड विजय टुगेदर आर वर्किंग फॉर 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो इन 1 डे अजय विल डू 1/20th ऑफ द वर्क, विजय विल डू 1/x अमाउंट ऑफ द वर्क, एंड टोटल विल बी 1/12th पोर्शन ऑफ टोटल वर्क। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे 12 और 20 का, तो कितना आएगा? 60। 5 - 3, तो x की वैल्यू 60/2 30 है। तो यानी जो विजय है वो आपको 30 डेज ले रहा है इस काम को करने के लिए। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आसान आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। डिवाइड 259875 by a smallest number so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the question. इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। परफेक्ट क्यूब हमें बनाना है तो ऐसी चीज हटा देंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं बन रही है, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। तो वो पोर्शन हटाना है इस नंबर का जो परफेक्ट क्यूब बनने में अड़चन ला रहा है। तो वो नंबर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब वाली टर्म्स बच जाएगी, उससे हमारा परफेक्ट क्यूब रूट भी आ जाएगा। तो इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइज। 259875। तो मुझे 5 दिख रहा है तो मैं 5 से ही लिख रहा हूँ पहले। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 48, 5 9 ज़ा 45, 37, 5 7 ज़ा 35। फिर 5 दिख रहा है तो 1 0 3, फिर 5 दिख रहा है, अब 11 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 7 एंड देन 11। तो अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। अब देखो ये तो क्यूब है, ये भी क्यूब है। 7 × 11 एक ऐसी चीज आ रही है जो इसको परफेक्ट क्यूब बनने में अड़चन दे रही है। तो यानी अगर मैं इस नंबर को 7 × 11 से डिवाइड कर दूं तो उससे होगा क्या? आपका 7 कट जाएगा, 11 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये किसका क्यूब रूट होता है? तो वो 3 × 5 का क्यूब रूट हो जाएगा। यानी क्यूब रूट आपका 15 आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका 77 हो जाएगा। 11 × 7 कितना होता है?
77। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इस फॉर्म में आ गए। अब ये इसका परफेक्ट क्यूब है, ये भी क्यूब है, बस ये एक आपकी एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई, यानी इसका मतलब हमें 7 × 11 से डिवाइड कर देना चाहिए, तो क्यूब रूट आपका 15 आ जाएगा। Okay, question number 21. Sum of digit of the smallest number that is divisible by 2 to 5 and consists of only digits 1 and 0. तो हमें 2 to 5 से डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जो कि सिर्फ 1 और 0 से बन रहा है। ठीक है, तो देखो कभी भी आपको ऐसे नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है जो कि कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम दो ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जो को प्राइम है। तो मुझे यहाँ पे एक 25 दिख रहा है और एक 9 दिख रहा है, दोनों को प्राइम है। तो यानी मुझे जो मेरा नंबर आएगा वो 25 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया तो हमें पता है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब 25 का क्या है? 25 का क्राइटेरिया होता है लास्ट टू डिजिट्स 25, 50, 75, 100, कुछ इस फॉर्म में आता है। अब हमें डिजिट्स तो 1 और 0 यूज करनी है, यानी लास्ट डिजिट्स हमारे पास जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से 0 0 ही हो सकती है। 25 हो नहीं सकती बिकॉज 2 और 5 अलाउड नहीं है, 50 हो नहीं सकती, 0 अलाउड है, 5 अलाउड नहीं है, 75 नहीं हो सकती। लेकिन लास्ट की अगर 2 डिजिट 0 0 हैं तो वो 25 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप चेक कर लो, 100 से 25 को डिवाइड करो, हो जाएगा पूरा। 200 को करो, 8 आता है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 0 हैं तो वो 25 से डिविजिबल होगा। और 9 के लिए फंडा है, सारी डिजिट्स का सम कर लो, वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब मैं 1 और 0 ही यूज कर सकता हूँ। तो 1 अगर मैंने एक बार ले लिया और 2 0 ले लिए, ये 25 से तो हो जाएगा, लेकिन 9 से तो नहीं होगा। ये तो 1 ही आ रहा है, 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी मुझे 1 कितनी बार चाहिए होगा कि वो 9 से सम करके डिविजिबल हो जाए? कितनी बार 1 लूं कि उनका सम करूं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए? तो मुझे 9 1 नहीं चाहिए होंगे और 2 0 चाहिए होंगे। इन सब का सम करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 से तो डिविजिबल हो गया। और लास्ट 2 0 तो ऐड होके 0 ही रहेगा, तो 9 से तो डिविजिबल है। और लास्ट 2 0 हैं तो ये 25 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी ये ओवरऑल 225 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर कोई इसको बिल्कुल ऐसे ही सोचे कि भाई 225 ये तो मुझे पता ही नहीं है। कभी भी कॉम्पोजिट नंबर आ जाए तो उसको दो को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए और फिर आगे प्रोसीड करिए कि एक एक करके देखो कि 25 का क्या है, 9 का क्या है, 25 के लिए मुझे क्या चाहिए, 9 के लिए मुझे क्या चाहिए। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के करोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्यूशन आप देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 22। अ थीव सीइंग अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये दे रखी है, और 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थीव भाग रहा है। पुलिसमैन ने देखा और उसको 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेस करने लगे। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का डबल बताना है। मान लेते हैं कि यहाँ पुलिसमैन था, यहाँ थीव था। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 525 दे रखी है। और थीव भागने लग गया तो पुलिस वाला भी उसके पीछे भागा और ये कहीं यहाँ जाके मीट कर गए, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि आफ्टर टी आवर्स पुलिसमैन कॉट द थीफ। ठीक है, तो पुलिसमैन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? वो हो जाएगा आपके पास, स्पीड है 27, उसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू टी आवर्स। इसको एक काम करते हैं, 27 ही रखते हैं, आवर्स में ही करते हैं, तो इंटू टी कर लेते हैं। 27 टी हो गया। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय थीप कितना हो जाएगा?
टाइम तो सेम ही है, दोनों ने भागा, एक साथ ही शुरू करे, एक साथ ही पकड़े गए, तो थीप ने भी टी ही लिया होगा, तो 18 इंटू टी उसका डिस्टेंस हो गया। अब पुलिस ने डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, थीप ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, पुलिस माइनस थीप का डिस्टेंस आपका 525 आ जाना चाहिए। तो पुलिस का डिस्टेंस 27 टी माइनस 18 टी, किलोमीटर में लिखना होगा हमें, तो 525/1000 आप कर देना। तो ये आपका 90 इक्वल्स टू 525/1000 आ जाएगा। तो यानी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 525/9 इंटू 1000। तो 5 से काटो, 5 अंदर 5, 5 200, 5 से आ जाएगा, फिर 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/120 आवर्स। 7/120 आवर्स आ गया। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन कितना हो जाएगा, तो टाइम आ गया 7/120 और स्पीड थी उसकी 27, और 2 टाइम्स करना है तो इंटू 2 कर दो, तो 2 1 जा 2, 60, 3 से काटो 20, तो 63/20 इतना आ जाना चाहिए। यानी ये आ जाएगा 3.15 किलोमीटर। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, रिलेटिव स्पीड निकाल ली है। तो रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव टाइम, तो बेसिकली पुलिसमैन को 525 मीटर एक्स्ट्रा कवर करना है, जो थीफ ने कवर किया, तो रिलेटिव उससे भी कर सकते हो। ये डिस्टेंस तो थीफ ने भी कवर किया, पुलिसमैन ने भी कवर किया। एक्स्ट्रा पुलिसमैन ने क्या डिस्टेंस कवर किया, 525, और कितना डिफरेंशियल स्पीड से कवर किया होगा, 27 माइनस 18, यानी 9 किलोमीटर पर आवर की जो डिफरेंशियल रिलेटिव स्पीड है, उससे उसने 525 कवर किया। तो वहां से डायरेक्टली हमने टाइम निकाल लिया। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, इस टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई किया, उससे हमने पुलिसमैन की ओवरऑल डिस्टेंस निकाल ली। 2 टाइम्स पूछा इससे, तो वो 3.15 किलोमीटर आ जाए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। इसमें आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू RS दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट RC 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 10,000 रुपीज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, PRT/100। पी की वैल्यू कितनी है 10,000, आर कितना है RS, टाइम कितना है 2/100, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं, P इंटू 1 + R/100 की पावर टाइम माइनस P। ठीक है, तो यहाँ से P आप कॉमन ले लो, 1 + R/100 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे P की वैल्यू अगर आप 10,000 पुट करते हो, तो 1 + RC/100 इसका स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से ये आ गया। तो बेसिकली ये तो 200 RS हो गया फर्स्ट वाला, तो और दूसरे वाला क्या हो जाएगा 10,000, तो ये 1 + RC का स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 2 टाइम्स RC/100 -1। 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और 10,000 जब अंदर जाएगा तो क्या आएगा देखते हैं। ये तो हो जाएगा RC² प्लस 200 RC। अब आपको बोला है गया है कि दोनों वैल्यूज सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 RS है, ये आपका किसके बराबर है, RC² प्लस 200 RS, सॉरी RC। तो एक काम करते हैं, 200 RC उधर ले जाते हैं और 200 कॉमन ले लेते हैं, तो 200 RS माइनस RC इज इक्वल्स टू RC²। यहाँ से RS माइनस RC की वैल्यू कुछ आपके पास आ जाएगी, विच इज RC²/200। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, RS माइनस RC की वैल्यू आपके पास RS का स्क्वायर, सॉरी RC का स्क्वायर अपॉन 100 आ 200। नाउ अब ये देखो, ये सब इंटीजर्स हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी एक आपके पास इंटीजर ही आनी चाहिए। यानी जो RC² है, इट मस्ट बी
अ फैक्टर ऑफ 200। अब 200 के मल्टीपल में आरसी स्क्वायर होना चाहिए और आरसी प्रॉपर्ली एक स्क्वायर रूट वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। तो 200 बेसिकली आपका क्या है, 2 की पावर 2 या 2 की पावर, काम करते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो अगर आरसी मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लूँ और उसका मैं जब स्क्वायर करूंगा तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो जब आप इसको 200 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी आरसी स्क्वायर 400 हो जाना चाहिए। आरसी स्क्वायर 400 होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर एस माइनस आरसी की वैल्यू बेसिकली आपके पास 20 आ गई और ये आपका 400/200 हो जाएगा। तो यानी आर एस की वैल्यू आपके पास 22 आ गई और आर सी की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। आर सी 20, आर एस 22। अब पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन आर एस एंड आर सी। मिनिमम डिफरेंस आपका 2 हो जाएगा, 22 माइनस 20। देखो इससे ऊपर आप लोगे तो और आ जाएगा, लेकिन उससे आरसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आरसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आरएस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उनका डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो हमें मिनिमम निकालना है, तो हमें कम से कम ऐसी एक वैल्यू चाहिए आरसी की जो 200 का मल्टीपल हो। तो 200 का मल्टीपल 200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 400 है, तो हमने 400 पिक कर लिया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हैं, ऐसा ही निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला फॉर्मूले से, दोनों को इक्वेट किया, जो हमारी इक्वेशन आ रही थी वही इक्वेशन यहाँ पे, आर एस माइनस आर सी इक्वल्स टू आर सी स्क्वायर अपॉन 200। और फिर यहाँ से हमारा आर एस की वैल्यू 22, आर सी की वैल्यू 20। ये मिनिमम वैल्यू है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यही आंसर है, मिनिमम है। और इससे आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन है। चलो, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे करे होंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसका होल क्यूब कर देते हैं। 1x प्लस 1/x का होल क्यूब अगर आप करोगे तो ये आता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब √3 का क्यूब 3 √3 हो जाएगा। ये आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ तो 3 बचेगा और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, √3। ध्यान से देखो, इधर √3 3 कैंसिल हो गया, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब एक काम करते हैं, इसका यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एक्स क्यूब आ गया, यहाँ एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एक्स की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 0, एक्स की पावर 6 आ गया -1। तो नहीं, यहाँ पे तो ये 0 आ गया, ये -1 आ गया। अब x की पावर 50, तो देखो x की पावर 6 की वैल्यू पता है, तो 50 को हमें x की पावर 6 का सम पावर में लेके आना चाहिए। तो x की पावर 50 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 8, हम 48 तक तो पहुंच गए, प्लस 2 करना पड़ेगा हमें, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर 8 1 ही हो जाएगा ये तो, और ये एक्स स्क्वायर, तो यानी इसका आंसर आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। और x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50, तो x की पावर 50 एक्स स्क्वायर आ गया, तो यानी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है बेसिकली इन्होंने। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पता है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास √3 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, तो 2 हो जाएगा, ये 3, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्योंकि है 1। तो यानी इसका आंसर हो गया 1। इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी मेहनत नहीं लगी, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, इजीली चारों के चारों हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे लगता है आएंगे एग्जाम में, आप यहाँ से सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप रेफर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि रश्मि सेल्स हर 2 रिस्ट वॉचेस फॉर 12,600 ईच। फर्स्ट वॉच में शी गेन 26% एंड द सेकंड वॉच में शी लूजेस 10%। आपको ओवरऑल गेन और लॉस बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम वॉच 1 का अलग से देख लेते हैं कि क्या कॉस्ट प्राइस रहा है और वॉच 2 का क्या कॉस्ट प्राइस रहा है। तो वॉच 1 में आपका कुछ सीपी रहा होगा और उसको सेल किया गया है 12,600 रुपीज में, एंड व्हाट डज शी गेन, शी गेन्स 26% प्रॉफिट। एंड द सेकंड वॉच, लेट्स से उसका सीपी 2 है एंड शी इज लूजिंग 10%,
और शी इज ऑल्सो सेलिंग इट एट 12,600। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ पे जो CP1 है इंटू 126/100 आप करोगे इक्वल्स टू 12,600 आ जाएगा। तो यहाँ से CP1 की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 10,000 रुपीज, है ना। सिंपल सा है। और आप CP2 इंटू 110/100 करोगे और इसको इक्वेट करोगे 12600। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से CP2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12600 इंटू 100/110। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 10% लॉस है, तो इंस्टेड ऑफ 110 ये आपका 90 हो जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 90, तो 9 से काट दो, 9 हो जाएगा, 9 4 36 0 और एक 0 और आ जाएगा, तो ये 14,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो हम एक बार निकाल लेते हैं। तो वो 10,000 फर्स्ट वॉच का हो जाएगा, 14,000 आपका सेकेंड वॉच का हो जाएगा, तो टोटल आपका 24,000 हो गया। और टोटल सेलिंग प्राइस एक बार वो भी निकाल लेते हैं, तो वो आपका 12,600 प्लस 12,600, तो यानी 25,200 हो जाएगा। अब आपको क्या हो रहा है इसमें, CP कम है SP ज़्यादा है, तो यानी गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है, 1,200 रुपये का। तो आपका गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो गेन परसेंटेज होता है आपका जितना गेन हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 24,000 इंटू 100, एक दो एक दो यहाँ से एक आटा, तो 120/24 यानी 5, यानी 5% आपका आंसर आना चाहिए। एक बार आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। हमने वॉच 1 का CP1 माना है, 12,600 में उसको सेलिंग किया है, और सेम आपका वॉच 2 का CP2 माना है, सेलिंग प्राइस सेम है। फर्स्ट वॉच में 26% प्रॉफिट है, सेकंड वॉच में 10% लॉस है। CP1 आ गया 10,000, CP2 आ गया 14,000। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आपका 24,000 आ जाएगा, ओवरऑल सेलिंग प्राइस 25,200 आ जाएगा। गेन 1,200 रुपये, 1,200 रुपये ओवर 24,000 विल यील्ड अ 5% गेन। ठीक है, तो आपका आपका जो गेन परसेंटेज है वो 5% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर। तो आप इसमें 2 इंटू L प्लस बी, अज्यूमिंग लेंथ एंड ब्रेड बी द रेक्टेंगल, बी द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल L एंड B, तो ये आपका 240 आ जाएगा। L प्लस बी की वैल्यू 120 है। उसने कहा है कि लेंथ को 10% से बढ़ा दो, तो आपकी L थी, उसको आपने 10% से बढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 110/100, यानी 1.1 L भी लिख सकते हैं इसको हम। और ब्रेड को 20% से कम कर दिया, ब्रेड इज डिक्रीज बाय 20%, तो B इंटू 80/100, यानी 0.8 B हो जाएगा। देन वी गेट द सेम पैरामीटर, इसका आप पैरामीटर निकालो इन दोनों को यूज करके, तो 2 इंटू 1.1 L प्लस 0.8 B, इसका ही पैरामीटर 240 ही आना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई, 1.1 L प्लस 0.8 B इक्वल्स टू 120। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11L प्लस 8B इक्वल्स टू 1200। और ये वाली इक्वेशन को लेट से मैं 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो 11L प्लस 11B इक्वल्स टू 1320। माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से आपका -3B आ जाएगा और यहाँ से -120 आ जाएगा। तो B की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। B की वैल्यू अगर 40 आ गई तो L की वैल्यू 80 आ जाएगी, क्योंकि L प्लस B 120 है। तो B की 40 है तो L की वैल्यू 80 हो जाएगी। सिंपल सा था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। यू स्टार्टेड विद पैरामीटर 2 इंटू L प्लस B 240, ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपने जो चेंजेस आए न्यू लेंथ में, तो L डैश आपका 1.1 L हो गया और B डैश आपका 0.8 B हो गया। अब उसने कहा कि जो न्यू पैरामीटर है वो ओल्ड पैरामीटर के बराबर है। ये किया तो यहाँ से L और B में एक रिलेशन आ गई, और उस L और B के रिलेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करके B की वैल्यू और L की वैल्यू आ जाएगी, 80 और 40 आ। सॉल्यूशन आप देख सकते हो यहाँ से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सॉल्यूशन इजीली गो थ्रू कर सकते हो। ऑलराइट, आप क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। एक रूम है
रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी जो लेंथ है वो 500 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 400 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में इसमें कर लिया क्योंकि आई कैन सी दैट डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टाइल वो 50 दे रखा है। तो इसमें पूछा है कि टाइल आपकी लगा दी गई है ऐसे। आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था इसी पेपर में, उसमें नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क एक रेक्टेंगल से कट कितनी हो रही है उसका एरिया आपसे पूछा गया था। सेम ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें रो वाइज और कॉलम वाइज निकालना पड़ेगा कि कितने टाइल्स इसमें आ रही है। तो एक काम करते हैं, एक रो में निकाल लेते हैं कि कितनी टाइल्स आएंगी। तो एक टाइल की जो विड्थ है वो आपकी 50 है, राइट, और आपकी जो लेंथ है वो 500 है, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे 10 टाइल आएंगी, 10 टाइल्स। अब एक कॉलम में देख लेते हैं कितनी टाइल्स आएंगी, ये 400 है और 5 उसकी विड्थ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी आएंगी, 8 टाइल्स आ जाएंगी, 8 नंबर ऑफ टाइल्स। क्यों आएंगी, 400 डिवाइडेड बाय एक दो टाइल्स के बीच के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 50 है। तो आपने इसको किया तो 8 आ गई। तो रो इंटू कॉलम आप करोगे, रो वाइज इंटू कॉलम वाइज, तो ओवरऑल आपको टाइल्स मिल जाएंगी। तो वो आपका कितना है, 8 इंटू 10, यानी इसका मतलब मुझे मिल गया कि 80 टाइल्स ओवरऑल इस रेक्टेंगुलर जो शेप है इसमें फ्लोर में आएंगी। ठीक है, अब आपको जो एरिया अनकवर्ड है उसका निकालना है। तो एरिया अनकवर्ड जो है वो कैसे निकलेगा आपका, तो एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया कवर्ड बाय टाइल्स, ऐसे निकालोगे। एरिया ऑफ फ्लोर क्या है आपका, 5/4, तो इसको 500/400 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और एरिया कवर्ड बाय टाइल्स, तो टाइल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। कितनी टाइल्स है, 80, तो 80 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमें कितना लेना है इसमें कुछ बताया नहीं है, तो 22/7 ले लेते हैं। 22/7 आर स्क्वायर, आर आपका 25 है बिकॉज डायमीटर इज 50। तो ये आपका 5×4 = 20, 1 2 3 4 माइनस, इसको हम कैसे करेंगे, 25 8 होता है 200, 2000, 2000 इंटू 50, तो 2000 इंटू 50 इंटू 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4 1 2 3 4 5 माइनस, ये हो गया 2000 इंटू 50, 10,000, 1 लाख और 22, 1 2 3 4 5 अपॉन 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 140 माइनस 22, तो 118 आएगा, 1 2 1 2 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, और मीटर स्क्वायर में अगर करना है तो 10⁴ से आप इसको कर दो, तो 1180/7 मीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसको हमें फैक्टराइज करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच, ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है। तो देखो इसमें फर्स्ट टू टर्म्स में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 3xy कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x-1 आ जाएगा और +12 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यहाँ x-1 आ जाएगा। दोनों फर्स्ट टर्म में से x-1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपका 3xy + 12 आ जाएगा। तो इतना सही इसका फैक्टराइजेशन था। इस वाले केस में देखो मुझे x-2y यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। बेटर है कि ऐसे केसेस में आप जो भी चीज़ रिपीट हो रही है और वो कॉम्प्लेक्स है उसको कुछ मान लो, t मान लो। तो ये क्या हो गया आपका 15t² माइनस 8t माइनस 16। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ, तो 16 इंटू 15, 16×5 80, 8 240 आ गया, और हमें 8 डिफरेंस चाहिए, तो 12 और 20 आई गेस, तो -20t प्लस 12t माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप 5t कॉमन ले सकते हो, 3t - 4 आ जाएगा, यहाँ 4 ले लो, 3t - 4 आ जाएगा।
फिर इसमें आप 3t माइनस 4 कॉमन ले लो, 5t प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू x माइनस 2 वाई रख दो, 3x माइनस 6y माइनस 4 और 5t में 5x माइनस 10y प्लस 4। बस इतना सा फैक्टराइजेशन करना था। जब भी आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ दिख रही है, उसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए अज्यूम कर लो एक वेरिएबल, और फिर आगे कंटिन्यू करो और वापस से उस वेरिएबल की वैल्यू क्वेश्चन में सॉल्यूशन में डाल दो। आ गया। अच्छा, इसमें एक 3 यहाँ से और आ जाएगा, तो x माइनस 1, 3 बाहर ले लिया और एक्स वाई प्लस 4। ठीक है, फाइनल आंसर इसमें लिखा है, वो वहाँ उसमें मार्क कर जाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट, यही आंसर आया हमारा अभी। क्वेश्चन नंबर 29, वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी साइड आपको कुछ दे रखी है 90 बाय 50, और इसमें बीच में कुछ आपके पास क्रॉस पाथ है। क्रॉस पाथ बना देते, ठीक है। 3.5 मीटर वाइड है, ये क्या है, 3.5 मीटर वाइड है, इधर भी 3.5 होगा। अब वो पूछ रहा है कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में आ गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला और ये वाला। हमें एरिया ऑफ क्रॉस पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस पाथ क्या होगा, जो भी ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये वाली और वर्टिकल वाली, और इसमें जो कॉमन आ रहा है वो आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि वो रिपीट होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो क्रॉस पाथ आएगा वो आएगा आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लस वर्टिकल पाथ, और इसमें से आप जो सेंट्रल कॉमन एरिया है, जो स्क्वायर आएगा 3.5 बाय 3.5 का, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, लेंथ आपके पास 90 है, विड्थ 3.5 है, तो 90 इंटू 3.5 आ जाएगा, प्लस वर्टिकल आपका क्या हो जाएगा 50 इंटू 3.5, तो 50 इंटू 3.5 आप कर लो, माइनस कॉमन सेंट्रल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, 3.5 पहले ही कॉमन ले लो, तो 90 प्लस 50 माइनस 3.5 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखोगे 140 माइनस 3 137 136.5, तो 3.5 इंटू 136.5, ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कितना हो रहा है। 6.5 477.75, तो हमारे पास ये जो क्रॉस रोड है इसका एरिया मिल गया। अब उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एरिया ऑफ ईच 4 इक्वल पार्ट, तो जो रिमेनिंग 4 इक्वल पार्ट का टोटल एरिया होगा, तो टोटल रिमेनिंग एरिया अगर मैं आपको कहूँ कितना होगा, आप बोलोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 90 इंटू 50 माइनस एरिया ऑफ क्रॉस पाथ 477, ये हो जाएगा आपका 90 इंटू 50 माइनस 477.75, तो 4500 माइनस 477.75, इसको अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा 4022.25, एंड ये आपका 4 जो इक्वल पार्ट है उसके एरिया के बराबर है। तो एक इक्वल पार्ट का एरिया, तो एरिया ऑफ 1 इक्वल पार्ट अगर आपको निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे अगर, तो वो आता है 1005.5625, इतना, तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, इसमें पहले तो क्रॉस पाथ का एरिया निकाला, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लस वर्टिकल स्ट्रिप माइनस कॉमन एरिया,
तो 90 इंटू 3.5 प्लस 50 इंटू 3.5 माइनस 3.5 का स्क्वायर, इसको करके 477.75 आ गया। अब रिमेनिंग एरिया हमारा क्या होगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 90 इंटू 50 कर लेंगे माइनस ये वाला एरिया, तो रिमेनिंग एरिया मिल गया 4022.25। तो ये बेसिकली 4 इक्वल पार्ट का एरिया है, तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में ईच इक्वल पार्ट का एरिया पूछा गया है, टोटल नहीं पूछा गया, तो आपको बस उससे डिवाइड कर देना है। और यही आ रहा है, सो 1000.5625 आ रहा है, करेक्ट। ऑल राइट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक रूम है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, हाइट दे रखी है। इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशंस, डोर का डायमेंशन दे रखा है और विंडो का डायमेंशन दे रखा है, 3 विंडो है। आपको वाइट वॉश करना है वॉल को, तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम, जिसको हम वॉल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, सब बच्चों को पता है ये तो यहाँ से 2 इंटू एल प्लस बी यानी 9 प्लस 8 इंटू एच करोगे तो 6.5, तो 2 इंटू 17 इंटू 6.5 आ गया। 6.5 इंटू 2 करोगे तो 13, 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 7 द 91 9 221, तो आंसर आ गया आपका 221 मीटर स्क्वायर। तो ये तो होता जब आपके पास वॉल में कुछ भी नहीं है, विंडो भी नहीं है और डोर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डोर एंड विंडो निकालते हैं, डोर प्लस विंडो। तो डोर का डायमेंशन क्या है, 2 इंटू 1.5, और विंडो के डायमेंशन क्या है, 3 विंडो है तो 1.5 इंटू 1 कर देंगे, तो ये आपका 3 आ जाएगा और ये 4.5 आ जाएगा, तो आपका आ गया 7.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया टू बी पेंटेड क्या होगा मुझे बताओ, एरिया टू बी पेंटेड, तो टोटल वॉल का एरिया 221 माइनस 7.5 कर देंगे, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा हमारे पास 213.5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो 213.5 मीटर स्क्वायर को 38 रुपीज से पर मीटर स्क्वायर से पेंट करना है, तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो यूनिटरी मेथड लग जाए, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए ₹38 लगता है, तो 213.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए लगेगा 38 इंटू 213.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 213.5 इंटू 38, तो ये आता है 8113, 38 ही था ना, 38, तो आंसर आपका फाइनली आ जाएगा 8013। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, यस 8113 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था आरएनसी दिसंबर का 2025 का पेपर। ऐसे ही आपको जून 2025 का पेपर भी चैनल पे मिल जाएगा, 2024 का जून का एंड दिसंबर का पेपर भी मिलेगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो, और आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।